बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीज सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चर्ड। कैसे आप सब लोग? हाय, कैसे ठंड पड़ रही है? किधर से बैठे हुए काम पे आप? मैं तो अपनी रज़ाई में बैठी हुई हूँ। अभी मैंने दो ब्लैंकेट भी लिए हुए थे और उसके ऊपर रज़ाई डाली हुई थी, तो मेरे हाथ पाँव का टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल हुआ था। लेकिन अभी मैं अपने रूम से दूसरे रूम में कूच करके आई हूँ, तो फिर सारा कुछ लाने की बजाय मैं एक ही चीज़ उठा कर ले आई। तो आप लोग बताएं, क्या सूरत हाल है आप लोगों की? हाँ, ठंड की इधर तो बहुत ठंड पै रही है, बहुत ज़्यादा ठंड पै रही है। मुझे ये सोच सोच के आ रहा है कि बस, और ऊपर से जुल्म की इंतहा देखें आप सब लोग। जालिमों ने छुट्टियां भी नहीं की। एमफिल वालों को क्या ठंड नहीं लगती है? एमफिल वाले लकड़ पत्थर के बने होते हैं। उन्होंने, यूनिवर्सिटी वालों ने छुट्टियां नहीं की। आज यूनिवर्सिटी में भी इतनी ठंड थी ना, आप सबकी सोच होनी है। अभी कल फिर इतनी ठंड में जाना है। दिल तो कर रहा है मेरा कल छुट्टी मार लूँ। अब देखें क्या होता है। कल छुट्टी मारती हूँ कि जाती हूँ, क्या करती हूँ मैं कल। चले छोड़े, आए आज हमने नावल पढ़ना है मैं हारी पिया, रिटन बाय नायाब जिलानी। नायाब जिलानी का ये नावल है, और ये जो नावल है ये हमारा फोर्स्ड मैरिज बेस पे है, और रूड हीरो है, और रोमांटिक भी नावल है। तो अगर इसको आज हमने पढ़ना है, वो किधर गया? तो कोशिश यही है हमारी कि आज कंप्लीट हो जाए। तो आपने अगर इससे पहले मेरे चैनल को नावल ऑर्चर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और अगर मेरे मुंह से कुछ गलत मतलब निकल जाए, तो सर्दी वगैरह तो जो कि निकल सकता है, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। बाकी कुछ लोगों की मेरे पास फरमाइशें आ रही हैं, तो उन लोगों को मैं ये बता दूं कि जनाब अली, जो फरमाइशें हैं ना, वो 10-12 तारीख के बाद से पूरी करनी शुरू करूँगी, अभी नहीं। अभी टाइम की बहुत शॉर्टेज है। अभी सिर्फ जो कुछ नावल अलाइन करके रखे हुए हैं उनको पढ़ने की कोशिश है, और आप इन्हीं नावल्स को एंजॉय करें और अपना भरपूर रिस्पॉन्स दें, क्योंकि रिस्पॉन्स आपका फिर कम हो जाता है। मुझे आप लोगों को आके बकायदा जगाना पड़ता है कि लिसनर्स जाग जाओ, उठ जाओ, आ गई हैं मैं। तो खैर छोड़े, आए आज हम पढ़ते हैं अपना नावल मैं हारी पिया, रिटन बाय नायाब जिलानी। एयरपोर्ट की पुरशिकवा इमारत बहुत पीछे रह गई थी। गाड़ी अब खुली शफाफ सड़कों पर रमा दमा थी। सफ़ेद नए मॉडल की करोला का स्टीयरिंग इसके हाथों में था। वो ये गाड़ी पापा के दोस्त की बेटी सवेरा ने इसके आने से पहले खरीदी थी। अभी आधा घंटा पहले वो सवेरा को भारी भरकम रकम का चेक पकड़ा कर आई थी। वो शुरू से आराम तलब थी। लोकल बसों और टैक्सियों के सफ़र से शुरू से नफरत थी, बल्कि इसे तो इस जगह से भी नफरत थी जहाँ इस वक्त वह खुद अपनी मुकम्मल दिली रजामंदी के साथ जा रही थी। भला ऐसे हो सकता है कि अशफा हारून का दिल पलट जाए? बहुत साल पहले की ये बात तो नहीं कि हयाताबाद के मुकीन इसके हकायत में कहे इन अल्फाज को भुला चुके होंगे, बल्कि वो तो यकीनन इसे अपने घर देखकर और ये जानकर कि अशफा हारून अब हमेशा के लिए यूरोप के शहर से आज़ाद होकर इनके दरमियान रहने के लिए आ गई है, इसका भरपूर तमस्कर उड़ाएंगे। वो इन तमाम रास्तों से अनजान होने के बावजूद एक मरतबा फिर रास्ता नहीं भूली। ऊंचे नीचे रास्तों से गुजरते हुए इसकी बेकरार नजर निगाहें सबस पेंट के बोर्ड से टकराई तो दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। डेरा मुर्तज़ा हैदर। वो कई लम्हे इस अल्फाज के ज़ेर लब दोहराती रही। 6 साल पहले वो इस शख्स से शदीद तरीन नफरत करती थी, मगर अब 6 साल बाद ये दिल इसी एक शख्स की मोहब्बत से लबरेज था। अगर इसे मुर्तज़ा हैदर से ही मोहब्बत होना थी, तो ये मोहब्बत 6 साल पहले क्यों ना हुई? इसके दिल में अंगड़ाई लेकर जागी। ये ऐसा सवाल था जो पिछले कई महीनों से खुद से कर करके थक गई थी। इसे याद था पहली मरतबा इसी सड़क पर पसीने से शराबूर मैले कपड़ों में मलबूस मुर्तज़ा हैदर से इसकी मुलाकात हुई थी। इस वक्त अशफा के पापा इसके हमरा थे। पापा ने ही मुर्तज़ा को पहचान कर गाड़ी रुकवाई और फिर बड़े इत्तेफाक से मुर्तज़ा को गले से लगाया। मुर्तज़ा ने ट्रैक्टर के इंजन को बंद किया और फिर सफ़ेद पगड़ी नुमा चादर, जो कि शायद धूप से बचने के लिए सर और चेहरे को ढांकने की गर्ज से ली थी, से अपना बेहद सुर्ख और सफ़ेद चेहरा साफ किया। आप घर चले चाचा जान, मैं अभी आता हूँ। मुर्तज़ा ने बाबा को मुखातिब करते हुए एक भरपूर निगाह इस पर भी डाली। अशफा के कुफ़्फ़त और झंझलाहट से रवा रवा सुलग उठा। इसे अपना एक कज़न कतन पसंद नहीं आया, बल्कि इसे तो हयाताबाद में रहने वाले मकीनों में से कोई एक भी काबिल तवज्जो नहीं लगा, और इस वक्त वो इन सब से मिलने के लिए बेताब थी। इसकी आंखें बार बार नम हो रही थी। एक नरम गुलाबी नन्ना वजूद, जिसके नक्श भी इसने गौर से नहीं देखे थे, बार बार खिलखिलाता हुआ निगाहों के सामने आता तो बेचैन होकर गाड़ी की स्पीड बढ़ा देती। तुम कितनी संगदिल माँ हो, कोई इसके कान के करीब चिल्लाया तो अशफा ने बेसाख्ता अपने सुर्ख चमकीले लबों को कुचल डाला। मेरा बच्चा, मेरी जान, मेरा शासिम। इसके दिल में ममता के सोते फूट पड़े थे। इस ममता मोहब्बत को इसने नफरतों की भेंट चढ़ा दिया। एक मरतबा निम्रा ने कहा था कि अशफा तुम बहुत खुदगर्ज हो, और अशफा ने तो बहुत अरसा पहले अपनी खुदगर्जी को तस्लीम कर लिया था। वो बहुत खुदगर्ज थी, मगरूर थी, खुद पसंद थी, बेहद ज़िद्दी, हठधर्म और जज्बाती थी। इन तमाम खूबियों ने इसे इस मुकाम पर पहुंचा दिया था जहाँ पछतावे से डसने लगते हैं।
इसकी सोचों को इस वक्त ब्रेक लगा जब गांव की हदूद और कच्चे पक्के मकानों पर निगाह पड़ी। हयात मोहम्मद का वो बहुत वसी अरीज अहाते वाला घर करीब आया, जिसके अंदरूनी हिस्से में बेशुमार कमरे और बेरामदे थे, तो इसका दिल नए सिरे से धड़क उठा। ये बहुत बड़ा घर ढेरों मोहब्बतों को समोए बाहें फैला के खड़ा था, मगर 6 साल पहले वो इस घर को ठोकर मारकर और इन मोहब्बतों से मुंह मोड़कर खुद चली गई थी, और आज वो फिर इसी दरवाजे पर खड़ी गोमुखों की कैफियत में मुब्तला थी। लकड़ी का बड़ा सा दरवाज़ा बंद था और अशफा के हाथ दस्तक के लिए उठ नहीं रहे थे। ना जाने कितना वक्त गुजर गया, वो यूं ही चलचलाती धूप में हर शय से बेनियाज खड़ी रही, और फिर तमाम हिम्मतों को जमा करके इसने दरवाजे को धकेला तो वो खुद ब खुद ही खुलता चला गया। वो लड़खड़ाते कदमों से चल रही थी। अंदरूनी दरवाजे के करीब इसके कदम एक दफ़ा फिर जंजीर पा हो गए। क्या ये लोग मुझे कबूल करेंगे? तमाम तर नाफरमानियों, मनमानी और बदतमीजियों के बावजूद मुझे एक दफ़ा फिर सीने से लगा लेंगे? क्या इस घर की तरह इनके ज़र्फ़ भी वसी हैं? ये वो सवाल थे जिनके जवाब कम अज़ कम इसे इस वक्त भी नहीं मिल रहे थे, जब वो अमेरिका में लोगों की याद और शादम से मिलने के लिए तड़प रही थी। इन 4 महीनों के अंदर अंदर वो यानी अशफा हारून सरता पा बदल गई थी। इसका दिल क्या बदला, सोच और नज़रियात तक बदल गई। इतने बरसों से वो जिस माहौल का हिस्सा रही थी, एकदम ही वो माहौल अजनबी और पराया पराया लगने लगा था। इसका दिल चाह रहा था वो अपने आशियाने की तरफ उड़कर पहुंच जाए, मगर बहुत सी मजबूरियों की वजह से इसे कुछ अर्सा मज़ीद वहाँ रुकना पड़ा। पापा का इतनी मेहनत, जद्दोजहद और अनथक कोशिशों से बनाया गया वो मुख्तसर सा होटल बेचकर वो अपने बेहद प्यारे घर को फ़रोख्त करके वो अंदर से टूट गई थी। इस घर में इसकी बेहद सीधी और मासूम सी मामा की ढेरों यादें थी। इसका बचपन और लड़कपन था, मगर वो महज यादों के सहारे जीना नहीं चाहती थी। हकीकी खुशियों को पाने के लिए ही तो वो पलट कर आई थी, लौट आई थी, मगर न जाने ये मसरतें इसे मैसर आनी हुई थी कि नहीं। सफ़र की थकान अब आंखों में सिमट आई थी। वो दूधिया गदास मखरूती उंगलियों वाले हाथों से आंखें दबाते हुए दरवाजे का हैंडल घुमाना चाह रही थी, जब एकदम ही अंदर से किसी ने दरवाज़ा खोल दिया, और ये कोई और नहीं महविश थी, जो कि न जाने कितने ही रंग आंखों में लिए यकटक अशफा को देखे जा रही थी। अशफा ने झिझक कर महविश के चेहरे की तरफ देखा। महविश के चेहरे से सुर्खी छिलकने लगी थी, जबकि आंखों में नफरतों का ठाठे मारता समंदर मौजूद था। हैरत, बेयकीनी और इसके बाद बेतहाशा नागवारी और नफरत के इस्तकबाल ने अशफा की रही से हिम्मत भी निचोड़ दी। क्या लेने आई हो यहाँ? महविश ने जहरीले लहजे में कहा। मैं तुम सबसे मिलने, मेरा मतलब कि शाजिम। अशफा इसके सख्त अल्फाज पर हकलाकर खामोश हो गई। इसका असली एतमाद एकदम मुनंशु हो गया। इसकी तमाम बहादुरी बेखौफी इस वक्त सिर्फ एक ही खौफ के ज़ेरे से थी कि ये लोग मुझे धुतकार न दे, ठुकरा न दे, क्योंकि अशफा हारून अब के तमाम कश्तियाँ जला कर आई थी। दफ़ा हो जाए यहाँ से अपना गलीज वजूद लेकर, नफरत है मुझे तुमसे। अगर गैरत होती तो तुम में तो कभी लौट कर ना आती, मगर तुम जैसी अय्याश अमीरजादियाँ बेगैरती में डिग्री लिए फिरती हैं। महविश ने दबी आवाज़ में चीख कर कहा, और फिर गुर्राते हुए अशफा को धक्का दिया। वो लड़खड़ाकर कुछ कदम पीछे हट गई। निकल जाओ इस घर से, तुम्हारी अब इस घर यहाँ जगह बिल्कुल नहीं है। महविश 2 कदम सीढ़ियाँ मजीद नीचे उतरकर गुर्राई, और फिर इसका गद्दास मुलायम बाजू अपने शिकंजे में जकड़ कर एक दफ़ा फिर झटका देकर बोली, इस घर में सब तुमसे नफरत करते हैं। मर चुकी तुम सबके लिए। मुर्तज़ा तुम्हारी शक्ल पर थूकेगा भी नहीं। किस उम्मीद पर आई हो? निकलती हो या लगाऊं 2 हाथ? महविश तो बफरी शेरनी की तरह गोए से झपटने के लिए तैयार बैठी थी। इतनी तौहीन, इस कदर बेइज्जती। अशफा के सफ़ेद गाल तब उठे, आंखें गुलाबी से सुर्खी माइल होंगी। मुझे शाजिम से मिलने दो, इसने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा। तो महविश एक मतलब फिर चिंगाड़ी, कौन शाजिम? कोई ताल्लुक नहीं है तुम्हारे शाजिम के साथ। अब दफ़ा हो जाओ, वरना बालों से घसीट कर बाहर फेंक आऊँगी। जा, चली भी जा। महविश को यह भी खौफ था कि अंदर से दादी या ताई में से कोई उठकर ना आ जाए। इन किसी के आने से पहले वो इस अज़ाब को निकाल देना चाहती थी। मैं चली जाती हूँ, मगर मुझे मेरे बच्चे से मिलने दो। मैं एक मरतबा इसे देखना चाहती हूँ। आंखों से बहते आंसू, लबों पर इल्तिजा, मगर सामने खड़ी औरत न देख रही थी न सुन रही थी। वो बस जल्द अज जल्द इसे घर से निकाल देना चाहती थी, मगर क्यों? अशफा के हवास ठिकाने होते तो, या वो पहले वाली हद दर्जा हाजिर जवाब मुँह फट और बात मात अशफा होती तो एक मरतबा ज़रूर महविश से ये सवाल करती कि मेरा इस घर के मकीनों से कुछ और रिश्ता भी है, और मैं भी इस घर में तुम्हारी तरह बराबर की हिस्सेदार हूँ। मगर इसके लबों पर कुफर लग चुके थे। इसकी खामोश इल्तिजाओं का महविश पर कतन कोई असर नहीं हो रहा था। अशफा ने थकी थकी निगाह इसके पथरीले तासुरात वाले चेहरे पर डाली, और फिर लरजीदा कदमों से पलटने लगी। इसी पल बैरूनी दरवाज़ा खुला। तायब अपनी धुन में अंदर आए और फिर ठिठक कर रुक गए। सामने आंसू से तर चेहरा लिए अशफा खड़ी थी। इनकी भतीजी अशफा, इनके प्यारे भाई की इकलौती बेटी, और इनकी बहू भी। इनके लरजीदा वजूद में हरकत हुई, और फिर उन्होंने आगे बढ़कर अशफा को सीने से लगा लिया। वो भी तायबा कि मेहरबान सीने से लगी फूट फूट कर रो दी थी। अशफत, तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी? इसके कांपते हाथ इसके सर थपथपा रहे थे। क्यों चली गई थी तुम बगैर बताए? तुम्हें हमारी मोहब्बतें भी न रोक सकी। शाजिम के वजूद ने भी तुम्हारे कदमों को जंजीर न किया। और मुर्तज़ा, तायब्बा की सफ़ेद दाढ़ी आंसू से तर हो गई। इसका सर और माथा चूमते वो बहुत रंजीदा थे। और मुर्तज़ा, अशफा ने कुछ खौफजदा से अंदाज में इनके सीने से सर उठाया। मुर्तज़ा तुम्हारे मुंह पर थूकेगा भी नहीं। मैं भी सामने खड़ी तमस्कराना निगाहों से देख रही थी, जो कि तायब्बा के बाजू के हल्के में लड़खड़ाते हुए मुश्किल अपने वजूद को घसीट रही थी।
लकी एक बैड न्यूज़ सुनो। वो फूली सांसों समेत तकरीबन भागते हुए इसके पीछे आई। लकी जो कि अपनी धुन में मगन सिटी पर कोई धुन गुनगुनाते हुए मौसम एंजॉय कर रहा था, एकदम ही ठिठक कर रुका। बैड न्यूज़? लकी ने सवालिया अंदाज में से देखते हुए होंठ सुकेरे फिर बोला, बैड न्यूज़ नहीं, गुड न्यूज़ बोलो। आंटी डेजी की डेथ मेरे लिए एक अच्छी खबर है जिसे मैं बार बार सुनना चाहूँगा। लकी ने लापरवाही से अपनी इकलौती खाला के मुतल्लिक कमेंट्स पास किए जिन्हें मरे हुए भी 8 घंटे भी नहीं हुए थे। बहुत कमीन हो तुम लकी। अश्वा ने दांत पीसे। वो तो मैं हूँ ही, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, मुझे अपने खूबियों के बारे में पता है। मोहम्मद लापरवाही से इधर देखते हुए बोला। अश्वा झंझला सी गई। मैं तुम्हें कुछ और बताना चाहती हूँ। यही ना कि आंटी डेजी की तमाम प्रॉपर्टी अब मेरी है। वो मरने से पहले तमाम जायदाद मेरे नाम कर गए। नहीं, आंटी ने प्रॉपर्टी तुम्हारे हवाले कर दी। इम्पॉसिबल। अशफा को हैरत का झटका लगा। वो जानती थी कि आंटी अपने इस भांजे से कितनी नफरत करती हैं। हाँ बस, आंटी ने जाते जाते मुझे भी हैरान कर दिया। लकी मुस्कुराए फिर मजीद बोला, कौन सी बैड न्यूज़ बताना चाह रही हो? ओह हाँ, दरअसल पापा और मम्मा पाकिस्तान जा रही है। ये तो अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है? मामा मुझे भी अपने साथ घसीट रही हैं। अशफा को भी इसके अंदाज पर गुस्सा आने लगा। तुम भी चली जाओ इनके साथ पाकिस्तान, घूम फिर आओ, फिर मैं भी कुछ अरसे के लिए वर्ल्ड टूर पर निकल जाऊंगा। आखिर नया नया अमीर हुआ हूँ, सैर तफरी मेरा हक है। अशफा ने अब कुछ हैरानी से लकी की तरफ देखा जिसके तेवर वाकई बदले बदले से लग रहे थे। नई नई दौलत का खुमार था। मेरी ख्वाहिश तो थी कि तुम भी मेरे साथ जाती, मगर खैर मैं तुम्हारा प्रोग्राम क्यों ख़राब करूं। तुम्हारी मम्मा तो वैसे भी मुझे पसंद नहीं करती। अशफा जान गई कि अब वो सिर्फ दामन बचाने के लिए बहाने कर रहा है। जब इसे जॉब की ज़रूरत थी तब वो पापा के होटल में डिश वॉशिंग के लिए भी तैयार था, और ये अशफा ही थी जिसने पापा को मुश्किल में ना कर इसे कदरे बेहतर जॉब दिलाई। अशफा को एकदम ही इसे घिन महसूस हुई। 3rd क्लास पाकिस्तानी। अशफा ने ज़ेर लब बड़बड़ाकर कहा, आंटी डेजी की मेहरबानी से लकी को ग्रीन कार्ड तो मिल ही चुका था। अब वो किसी नेशनैलिटी होल्डर लड़की की तलाश में था ताकि तमाम पेपर क्लियर करवा सके। अशफा इस लिहाज से इसे काफ़ी पसंद आई क्योंकि न सिर्फ वो बेहद हसीन थी बल्कि बहुत दौलतमंद भी थी। मगर मसला इसके माँ बाप का था जो कि इस पर कड़ी निगाह रखते थे। बाय अशफा, मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया, फिर मिलेंगे। सामने से आती टैक्सी को रोककर वह छपाक से इसमें बैठा और ये जा वो जा, अब हम कभी नहीं मिलेंगे। अशफा ने तरफ़र से कहा और सर झटकते अपने घर की तरफ आ गई। दाखिली दरवाजे पर मम्मा को कूड़े की बास्केट लिए खड़ी थी। इसे आता देखकर इजाज़त से बोली, टीना आज आई नहीं और मैं सीढ़ियाँ उतर नहीं सकती। ये बास्केट का कूड़ा ड्रम में उलटाओ। अशफा ने बगैर बहस किए बास्केट पकड़ ली। ड्रम के करीब आकर इसने ढक्कन उठाया और गोया लकी के नाम नहाद दोस्ती को भी इसी ड्रम में दफना कर चली आई। इसने लकी पर बहुत एहसानात किए थे। जब इसकी आंटी ने लकी को घर से निकाल दिया तब वो इस मजबूर बेकस पाकिस्तानी को घर ले आई। पापा की मिन्नत समाजत करके जॉब दिलवाई। 3-4 माह तक इसके तमाम अखराजात इसने अपने ज़िम्मे ले लिया और इसे लकी पर तरस आ गया था। जब वो इसी कूड़े के ड्रम के पास रखे सुरख बेंच पर लेटा आवाज़ बुलंद अपनी किस्मत को रोते हुए कोस रहा था। लकी ने अपनी मजबूरियों की ऐसी दास्तान सुनाई कि अशफा का दिल पसीज गया। वो लकी में इंटरेस्टेड नहीं थी, वो तो सिर्फ इसे हमदर्दी करती। मगर मम्मा ना जाने क्या समझी, इन्होंने लकी को घर से निकाल दिया। इन्हें ये खौफ था कि इनकी सरसपिरी बेटी कहीं इस निकम्मे लड़के से शादी करने का फैसला न कर ले। मगर जब अशफा को मामा के इस फेल के मतलब पता चला तो महज मामा की जिद में इसने लकी के साथ रब्ता ख़त्म नहीं किया। न जाने कि उसे मामा की रोक टोक से उलझन होती थी। वो जिस काम से मना करी थी, दानिस्ता या नादानिस्ता, अशफा से वही गलती सरजद हो जाती। इसकी माँ बेहद भोली भाली सीधी सी घरेलू खातून थी, मगर थी तो इसकी माँ। हर वक्त इस पर नज़र होती थी इनकी। अशफा कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है, यूनिवर्सिटी में कौन कौन से फ्रेंड हैं, इन्हें मुकम्मल खबर होती। यूनिवर्सिटी में अशफा का कोई दोस्त नहीं, ये खबर इनके लिए बाइस इत्मीनान थी। अशफा का मजाज ऐसा था कि कोई खुद से इसके करीब नहीं फटक सकता था। मगर ना जाने कब इस लकी मनहूस पर इसकी नज़र पड़ी और वह इस पर तरस खाकर इसे घर ले आई। मम्मा ने जब इसे घर से निकाला तो वह लकी की वजह से मम्मा से लड़ पड़ी। इनके समझाने बुझाने का उल्टा असर हुआ और उसने लकी को होटल में जॉब दिलवा दी। अपनी गाड़ी भी इसे इस्तेमाल के लिए दे दी। वो कूड़े की खाली बास्केट दरवाजे के पास रखकर अंदर जाने की वजह जल्दी भूनती अपनी दोस्त मरीना के घर चली आई। बहुत दिनों बाद शक्ल दिखाई है। मरीना ने दरवाज़ा खोलकर मुस्कुराते हुए कहा। जवाबन वो मुस्कुरा भी नहीं सकी। काफ़ी गुस्से में लग रही हो। अशफा को होंठ चबाते और सुर्ख चेहरा लिए देखकर मरीना ने कहा, तो एकदम फट पड़ी। तुम ठीक कहती थी मरीना कि सब पाकिस्तानी लालची खुदगर्ज होते हैं। हुआ क्या है? मरीना परेशानी से बोली। वो लकी कमीना औकात दिखा गया। अशफा इसी गुस्से के आलम में फंकारी। मैं तो इसके बदले तेवर देखकर शौक में थी। अब इतना ख्याल नहीं आया कि अपनी वो रकम जो मैंने बतौर कर्ज से दी थी वही मांग लेती। वो रकम मामूली नहीं थी कि मैं इसे बख्श देती, तो अब मांग लो। मरीना ने नरमी से कहा। वो तो दफ़ा हो गया। अशफा ने दांत पीसे। कहाँ? मरीना भी चौंक उठी। ना जाने कहाँ। मुझे एक बात का तो पक्का यकीन है कि आंटी डेजी ने अपनी प्रॉपर्टी दिली खुशी से हरगिज़ लकी को नहीं दी होगी। इस चालबाज ने यकीन बड़ी चालाकी से आंटी से पेपर साइन करवाए होंगे। इस बात का इम्कान है। मरीना ने भी तायद में सर हिलाया। बहुत ही कमीना और जलील निकला, एहसान फरामोश, बिल्कुल यासिर की तरह। अशफा का गुस्सा किसी तौर पर कम नहीं हो रहा था। मरीना के चेहरे पर एक साया सा लहराया। तुमने भी तो इस खबीस पर एहसान के से अमेरिका बुलवाया, शादी की, और फिर वो भी अपनी औकात दिखा गया।
मरीना का चेहरा जर्दी माइल हो गया था। इसे बहुत साल पहले के कुछ मंजर याद आने लगे जब वो अपनी माँ के हमरा लाहौर अपनी पुप्पो के पास गई थी। वो खूबसूरत नहीं थी, इस बात का इसे खुद भी इल्म था। वो एक हकीकत पसंद लड़की थी, मगर पुप्पो और इनकी फैमिली ने तो इसे ऐसे इसका इस्तकबाल किया कोई वो किसी रियासत की शहजादी है। इनकी बेटियां इसकी तारीफ़ें कर करके नहीं थकती थी और ख़ुद यासिर इसने तो गोया मुबालगा अमेज़ी की हद कर दी और ना जाने कि मरीना सब कुछ जानते बूझते इसकी बातों के जहर में जकड़ी गई। इसी हकीकत का तो इसे बहुत बाद में इदराक हुआ कि ये शादी सिर्फ और सिर्फ यासिर ने अपना मुस्तकबिल बनाने की खातिर की थी। जब इसने अपने कदम जमा लिए तो सबसे पहले अपने ही हम मजाज मादा परस्त और सती ज़ीनत के पाकिस्तानियों की तरफ वो भी मरीना को छोड़कर अपनी एक अलग दुनिया बसाने दूसरे शहर चला गया। सॉरी मरीना, मैंने तुम्हें दुखी कर दिया। अपनी झोंक में बोलती इश्फ़ा को एकदम एहसास हुआ कि बहुत गलत बोली। कोई बात नहीं, मरीना रंजीदगी से मुस्कुराई। जी तो चाह रहा है कि इस लकी कमीने को शूट कर दूं। एक मरतबा फिर इसका पारा ही हो गया। यूँ करो, पुलिस को इन्फॉर्म कर दो। मुझे ऐसे ही करना चाहिए था, मगर इश्फ़ा ने सोचते हुए सर हिला दी। मगर क्या? पापा से डर लगता है। वो जितनी भी गुस्सीली, नकचड़ी और ज़िद्दी थी, मगर माँ बाप के सामने इसकी बोलती बंद हो जाती थी। खुसूसन पापा से बहुत खौफ आता था। एक बात पूछो इश्फ़ा, गुस्सा तो नहीं करोगी? मरीना ने कुछ झिझकते हुए कहा। नहीं तो बोलो, क्या पूछना है? क्या तुम लकी में इंटरेस्टेड हो? उफ, तुमने ये सोचा भी कैसे? मैं तो सिर्फ इसे हमदर्दी करती, मगर मामा समेत न जाने सब क्या समझे। अशफा ने अपना सर पीट लिया। मरीना को पशेमानी हुई। आई एम सॉरी, इट्स ओके। वो हले से मुस्कुराई, फिर दोबारा आने का वादा करके अपने घर की तरफ चल दी। रात भर मुसलसल बर्फबारी होती रही। इस मौसम के न्यूयॉर्क में बसने वाले पाकिस्तानी अमेरिकन शहरी आबादी हो चुके थे। अशफा कसलमंदी से कंबल हटाकर उठी और फिर ग्लास विंडो से भारी कर्टन हटाकर नीचे रवा दवा जिंदगी का जायजा लेने लगी। इसी पल इसकी निगाह आंटी डेजी के मकान की तरफ उठी। गेट के पास पुलिस खड़ी थी। अशफा को हैरत का झटका लगा और फिर इसके जहन में से कुछ रोशन हुआ। वो पुलिस को मायूस पलटता देखकर तासुफ से सर हिलाने लगी। घौक शिकारी भाग गया। मगर पुलिस के शिकंजे से तुम भी नहीं बचोगे। इसे अपने मुल्क की पुलिस मत समझना। वो ज़ेर लपट बढ़ाते हुए वॉशरूम में घुस गई। फ्रेश होकर बाहर आई तो मामा और पापा इसी के इंतजार में बैठे थे। वो भी जल्दी उठने का नए सिरे से अहद करके कुर्सी घसीट कर बैठ गई। क्या लोगी अशफा? मामा ने कॉफ़ी का मग पापा की तरफ बढ़ाते हुए जमाइयाँ लेती अशफा से पूछा। कुछ भी नहीं, इसने सुस्ती से कहा। क्या मतलब? ये बॉयल एग और दूध का गिलास पियो। मामा ने क्रिस्टल की ट्रे में मुख्तसर नाश्ता इसके सामने रखा। जब करनी हमेशा अपनी मर्जी होती तो फिर पूछती क्यों है? अशफा ने बेदिली से दूध का गिलास उठा लिया। मामा अब पापा से बातों में मसरूफ़ हो गई थी। अशफा को जवाब देना इन्होंने ज़रूरी नहीं समझा। अशफा वगैरह बंदी जवाब डिज़र्व ही नहीं करती। सीटें कब कंफर्म होगी? मामा के लहजे में बेताबी थी। अशफा चौंक उठी। तैयारी तो मुकम्मल है, बस एक दो ज़रूरी काम निपटा लूँ। इंशाल्लाह 15-20 दिन बाद हम पाकिस्तान में होंगे। मैंने अभी कुछ शॉपिंग तो कर ली है, बाकी अशफा को साथ ले जाऊंगी और रूबा मैविश के लिए ये अपनी पसंद से शॉपिंग कर ले। लिमरा और सानिया ने तो अपनी पसंद बता दी है मुझे। नजमा के बच्चों के लिए भी कपड़े खरीद लिए। मामा बड़े जोश के आलम में पापा को तफसीलात फराहम कर रही थी। पापा भी बहुत दिलचस्पी से सुन रहे थे। अशफा का हलक तक कड़वा हो गया। अपने घर अपने वतन की तो बात ही कुछ और है। अशफा दिल्ली में पेचो ताप खाते हुए उठी और सोफे पर बैठ कर टीवी ऑन कर लिया। आपने भाईजान से बात की? मामा का लबो लहजा हित से ज़्यादा धीमा हो चुका था। अशफा ने लापरवाही से टीवी पर निगाहें जमा दी। पापा ने आहिस्तगी से हनकारा भरा और बोले, वो सब तो हमारे आने का शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं। भाभी ने तो अभी से तैयारियां भी शुरू कर दी। बस जाते छोटी सी रस्म के बाद निकाह कर देंगे। इन्होंने तमाम तफसीलात से बीवी को आगाह किया तो वो एकदम ही मुतमिन और सरशार हो गई। इकलौती बेटी के मुस्तकबिल के हवाले से वो बेहद परेशान थी। पापा के जाने के बाद वो कितने समेट कर अशफा के पास आ बैठी। अशफा ने चौंक कर माँ के चेहरे की तरफ देखा। तुम भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी पैकिंग मुकम्मल कर लो। क्यों? हम अनकरीब पाकिस्तान जाने वाले हैं, अतिया बेगम ने नरमी से जवाब दिया। सिर्फ आप और पापा, मैं नहीं जाऊँगी। तुम यहाँ अकेली रहोगी? तुम्हारे पापा हरगिज़ नहीं मानेंगे। इन्होंने अपनी असली नरम लहजे में कहा तो वो तनक उठी। आखिर पहले भी तो पापा पाकिस्तान अकेले जाते रहे। मुझे 16 साल हो गए अपने घर और अपने घर लोगों से मिले हुए। तुम्हारी वजह से हमेशा मैं अपने दिल को मार लेती थी। पहले स्कूल, कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी। तुम्हारी पढ़ाई का हज ना हो जाए, यही सोच मुझे रोक देती। मगर अब कोई रुकावट नहीं। और तुम्हें भी दादी से मिले इतने साल हो गए। तुमसे मिलने के लिए बहुत बेताब है। ख्वाम का बदमज़गी ना फैलाओ। होना वही है जो तुम्हारे पापा चाहते हैं। अच्छी बेटियों की तरह अपनी तैयारी मुकम्मल करो और फरमाबरदारी से वालिदैन की बात मानती जाओ। माँ बाप बच्चों के लिए कभी भी गलत फैसला नहीं करते। वो चंद लफ्ज़ों में ही न जाने कौन कौन से मफ़हूम वाज़ेह करके उठ गई, जबकि अशफा गुस्से से तनतनाती रह गई। अशफा दी खुद सरी तो गुस्से ने अशफा ने लाडो बना। इतवार के रोज़ वो मामा की बनाई गई लिस्ट के मुताबिक शॉपिंग करके आई तो मामा को फ़ोन पर मसरूफ़ पाई। यकीनन पाकिस्तान से फ़ोन आया था और अब कम अज़ कम 1.5-2 घंटे मुसलसल बातें होना थी। मामा आदतन तमाम ख़ानदान की खैरियत तफसीलन दरियाफ्त करती थी और जितने तफसील के साथ मामा के सवाल होते थे, इसी हिसाब से मुकम्मल मालूमात देने वाले भी भरपूर फुर्सत से चीता चीता वाक़ियात मामा के गोश गुजार करते। जो ही इनकी निगाह अशफा पर पड़ी तो इन्होंने दूसरी तरफ शख्सियत को होल्ड करने का कहकर से आवाज़ देकर बुलाया। मरता क्या ना करता के वो मरे मरे कदम उठाती मामा के बराबर रखे सोफे पर बैठ गई। दादी से बात कर लो। इन्होंने ज़बरदस्ती इसके कान से रिसीवर लगाया। दूसरी तरफ दादी की मोहब्बत से लबरेज़ आवाज़ समातों से टकराई तो इसने एक तवील सांस खारिज करके इनके मतवक्का सवालों के लिए खुद को तैयार किया। मेरी बच्ची कैसी है?
ठीक हूँ, बोला बोला लहजे की बेजारी छुपा नहीं पाई। मैं तो हर घड़ी तुम लोगों की आमद का इंतज़ार कर रही हूँ, बरसों बीत के तुम्हारी रतिया की सूरत देखे हुए। हारून तो तकरीबन हर साल ही आता है, मगर तुम हर दफ़ा फ़ोन पर इनसे इसी किस्म की बातें होती थी। अशफा की बेजारी दो चंद हो गई। मैंने तुम्हारे लिए बहुत शानदार कपड़े बनवाए, एक एक जोड़ा बहुत कीमती और नफीस, और जेवरात भी बहुत खूबसूरत है। अशफा का एकदम आगे से जी कर रही थी। मामा ने गुस्से से भुनाते हुए इसके हाथ से रिसीवर पकड़ लिया। अशफा जान छूटने पर शुक्र अदा करती अपने बेडरूम की तरफ बढ़ गई। इसी शाम अस्पताल से फ़ोन आया कि मरीना का एक्सीडेंट हो गया। अशफा परेशानी के आलम में मम्मा को मुख्तसर बताकर अस्पताल चली गई। अगरचे मरीना की चोटें इतनी शदीद नहीं आई थी, मगर वह जहनी तौर पर बेहद निढाल थी। तन्हाई के एहसास ने इस 32 साल औरत को अंदर से तोड़ दिया। अशफा की मुसलसल दिलजोई और तीमारदारी ने अगरचे इसे काफ़ी संभाला दिया, मगर वो फिर भी एक कमी थी जो कि दिल और रूह को मुसलसल चाट रही थी। अशफा ने एक दिन मरीना से चोरी डायरी में से यासिर का नंबर लेकर इसे फ़ोन कर डाला। फ़ोन इसी ने रिसीव किया। वो नंबर इसकी फैक्ट्री का था जहाँ वो मुलाजमत करता था। अशफा ने मरीना के एक्सीडेंट और इसकी जहनी हालत के मतलब इतने दिलसोज अंदाज में बताया, मगर फिर भी इस दिल इंसान पर कतई असर ना हुआ। पहले पहल वो नरमी से बात करती रही, मगर यासिर की बदजुबानी जब बढ़ी तो इसका भी पारा चढ़ गया। वो तुम्हारी बीवी है और इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत है। वो मेरी बीवी अपनी है, शायद इसे तुम्हें नहीं बताया, मैं इसे तलाक दे चुका हूँ। दूसरी तरफ यासिर ने कदर तहम्मुल से कहा तो अशफा चिल्ला उठी, झूठ मत बोलो, अपने जिम्मेदारी से जान छुड़ाने के लिए बहाने मत बनाओ बेगैरत इंसान। मैं तुमसे कह चुका हूँ कि मेरा इसके साथ अब कोई ताल्लुक नहीं। यासिर ने भी नागवारी से कहा, वो तुम्हारी कज़न तो है, इस रिश्ते से तो इनकार नहीं करोगे ना? कज़न? यासिर तनफ्फर से बोला, बहुत कमीने इंसान हो तुम। पहले इसी रिश्ते का सहारा लेकर तुमने फ्रॉड के साथ मरीना से शादी की। ग्रीन कार्ड और अमेरिका की रोशनी ने तुम्हें अंधा कर दिया। मेरी दुआ है कि तुम्हारी बनाई कभी वापस ना आए और तुम इसी तरह अंधेरों में रहो। अशफा ने 2-4 मोटी गालियां देकर फ़ोन में रख दिया। इसके दिल में वो नफरत जो कि बहुत आहिस्ता आहिस्ता पंप रही थी, एकदम जड़ें पकड़कर तनावर दरख्त बन गई। इसके सामने तस्वीर के जो रुख आए थे वो बहुत भयानक थे। इसने मनफी पहलुओं को अपने दिल और जहन पर न मिटाने के लिए नक्श कर लिया। मरीना की सेहत अब कदरे बेहतर थी, मगर अशफा रोज़ाना इसके फ्लैट में आ जाती, इसका दिल बहलाने की कोशिश करती। तकरीबन 20-25 दिन बाद मरीना भी काम पर जाने लगी। अभी वो मरीना की तरफ से पूरी तरह मुतमिन नहीं हो पाई थी कि अचानक मामा की तबीयत बिगड़ गई। मामा की बीमारी के दौरान इसे एहसास हुआ कि मामा ने इससे और पापा को किस तरह संभाल रखा था। इनकी गैर मौजूदगी में पूरे घर का निज़ाम उलट पलट हो गया था। कोई भी चीज़ अपने ठिकाने पर नहीं थी। मामा की सेहत बहाल हुई तो इन्होंने पाकिस्तान जाने की रट लगा दी। पापा मामा की सेहत की वजह से जल्दी जल्दी काम समेट रहे थे। अशफा ने मामा की ज़िद की वजह से एकदम ही जॉब करने का फैसला कर लिया। इसने चुपके चुपके अपनी तय कोशिशें जारी रखी। 1 माह के अंदर अंदर से एक अच्छी कंपनी से जॉब की ऑफ़र हुई तो इसने ज्वाइन करने में एक पल की भी देर न की। मामा को अगरचे बहुत एतराज़ था, मगर पापा ने न जाने क्या कहकर इन्हें मुतमिन कर दिया कि फिर दोबारा इन्होंने इसकी जॉब के मुताल्लिक कोई बात नहीं की। अशफा की रूटीन काफ़ी टफ थी। सुबह सुबह आँख खुलने में इतनी देर लग जाती और फिर तैयारी भी नामुकम्मल सी होती। वो इतनी आराम तलब थी और अब कहाँ इसे इतनी मेहनत करना पड़ रही थी, सिर्फ़ और सिर्फ पाके जाने से बचने के लिए। ये जॉब का तकलीफ से ढोल इसे घर में गले में लटकाना पड़ा था। सुबह हमेशा वो देर से ऑफिस पहुँचती। आज भी गाड़ी ने रास्ते में काफ़ी खबार किया और जब वो दफ्तर पहुंची तो मीटिंग शुरू हो चुकी थी। ऑफिस के असूल के मुताबिक मीटिंग रूम में अब इसका दाखिला ममनू था, लिहाजा मतवाक़ा बेइज्जती से बचने की खातिर अपने कैबिन में आकर बैठ गई। मीटिंग तकरीबन 3 घंटे जारी रही और इस दौरान अशफा का सिर खून ख्वाम जलता रहा। मीटिंग के इख्तिताम पर लंच शुरू हो गया और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर बॉस ने इसे ऑफिस बुलाकर बेभाव की सुनाई। जब ऑफिस से निकली तो मुंह सूजा हुआ था। दिल ही दिल में इस गंजे जापानी बॉस को गालियों से नवाजते वो पार्किंग में आई तो गाड़ी को गायब पाया। हैं, ये गाड़ी कहाँ गई? इसने फिक्रमंदी से इधर उधर देखा। फिर अचानक इसे याद आया कि वो गाड़ी की चाबी निकाला तो जल्दी में भूल गई। लिहाजा वो किसी चोर उचक्के या फिर एडवेंचर के शौकीन मिजाज अंग्रेज़ों के हत्थे चढ़ गई। पुलिस को बताने का फ़ायदा नहीं था, क्योंकि अब तक वो लोग गाड़ी के टायर वगैरह और कीमती पार्ट्स उतार कर कहीं सुनसान सड़क पर छोड़कर चले गए होंगे। अशफा ने थक हार कर टैक्सी को इशारा किया और फिर जलती भूनती घर चली आई। मम्मा को गाड़ी का बताकर शामत बुलाने का इसका कोई इरादा नहीं था, लिहाजा खामोशी में आफियत जानी। एड्डी लापरवाही में यकीन नहीं, गड्डी चोरी करा दी। दूसरे दिन इसने तैयारी के दौरान पापा को कहते सुना, कल 12 बजे की फ़्लाइट है हमारी, तुम अशफा को भी बता दो। अशफा को बताने की ज़रूरत नहीं, मैंने इसकी भी पैकिंग कर दी है। मामा ने लापरवाही से कहा तो अशफा सुलगते हुए इनके सर पर पहुंच गई। मामा, मैं पाकिस्तान कैसे जा सकती हूँ? नई नई जॉब है, छुट्टी भी मिलना मुश्किल है, जबकि हमें आपकी इस नामनहाद जॉब से कोई गर्ज नहीं। आपकी मामा की सेहत ठीक नहीं, लिहाजा आप ख्वाम खा इन्हें टेंशन ना दे। पापा ने नरमी से इसकी गुफ्तगू को मनकता करके कहा तो वो लब भेज कर आएगी। मगर पापा, नो अगर मगर। वो मुस्कुराते हुए ब्रीफकेस उठाए बाहर निकल गए। मामा, मेरा जाना क्या बहुत ज़रूरी है? अशफा इन्होंने कफकीसे से घूरा तो वो पाँव पटकती बाहर निकल गई। इसका मूड बुरी तरह ऑफ था। कोई भी बहाना कामयाब नहीं रहा। वो रात भर से लेकर पाकिस्तान आने तक मामा पापा से खफा खफा रही। एयरपोर्ट पर कोई भी मौजूद नहीं था, क्योंकि पापा ने आज के दिन आने का नहीं बताया था। वो लोग कुछ देर लाहौर में मौजूद अपने माहौल के मुताबिक अपने मामू के घर ठहरे रहे और फिर वो और पापा अकेले गाँव जाने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि मामा को मामू ने बस सद्दे इसरार रोक लिया। गांव पहुंचने तक भी इसका मूड बिगड़ा रहा। अपने कज़न से मिलकर इसे कतन कोई खुशी महसूस नहीं हुई। इस सब की मोहब्बत के जवाब में इसका रवैया खासा
सर्द रहा, जिससे शायद सब इसकी झिझक महसूस कर रहे थे। इसके दादा हयात हुसैन के 3 बेटे और 1 बेटी थी। सबसे बड़े ताया अब्बू थे। इनका एक बेटा मुर्तज़ा और 2 बेटियां निमरा और सानिया थी। राबिया ताई इनकी दूसरी बीवी थी। इन्हीं से इनकी 2 बेटियां थी, जबकि मुर्तज़ा इसकी पहली बीवी से था, जो कि इसकी पैदाइश पर वफ़ात पा गई। फिर नजमा पप्पो थी, जो कि बेवकी के बाद अपने वालिद के घर में ही अपने 4 बच्चों समन, सायरा, आशिर, आमिर के हमरा मुकीम थी। इनके बाद इसके पापा हारून हयात थे। अशफा इनकी इकलौती बेटी थी, जो कि इनकी शादी के तकरीबन 7 साल बाद पैदा हुई। अगरचे इसके बाद 2 मज़ीद भाई भी हुए, मगर वो कम सनी में ही वफ़ात पा गए थे। सबसे छोटे चाचा मुरसलीन चाचा थे। इनके 2 बेटे थे, नकी और तकी, और 2 ही बेटियां, मैविश और अरूपा। मैविश सबसे बड़ी थी, इंतहाई मगरूर, नकचड़ी सी। ये कज़न तो अशफा को सिरे से पसंद नहीं आई। इनकी आमद के साथ ही घर में एक अजीब सी हलचल मच गई। दादी अपने जोड़ों के दर्द को भुलाए मेहमानों को मुख्तलिफ हिदायत दे रही थी। घर में मेहमानों की आमद शुरू हो चुकी थी। दूसरे दिन मामा भी खूब लदी फंदी सी चली आई। सारा दिन अजीब सी भगदड़ मची रही। से मामा से तन्हाई में बात करने की मोहलत ही न मिल सकी। वो जब भी इनके करीब जाती, कोई ना कोई ने अपनी तरफ मतवजा कर लेता। वो दिल में सोच कर रह जाती। समन और सायरा इससे इसकी काफ़ी दोस्ती हो गई थी, लेकिन आज के दिन तो वो भी काफ़ी मसरूफ़ थी। अशफा गुस्से के इजहार के तौर पर अपने कमरे में जा घुसी। इसी पल मामा को भी गोया फुर्सत मिल गई इसके पास आने की। मामा ने आते वालहाना अंदाज में से साथ लपटाकर माथा चूमा। न जाने कि उसकी आंखें सुर्ख और भीगी भीगी सी महसूस हो रही थी। मेरी बेटी खफा खफा से लग रही है। इनकी आवाज़ में कदरे भराई हुई सी थी। अशफा चौंकी। आपको मेरी खफकी की परवाह है? इतनी बदगुमान क्यों हो रही हो बेटिया? क्या वालिदैन औलाद के लिए कुछ भी गलत सोच सकते हैं? मामा ने नरमी से इसके उलझे बाल समेटे। अशफा एक मरतबा फिर चौंक सी गई। मामा आप वाज़ेह अल्फज़ों में बात क्यों नहीं करती? ये मुबहम गुफ्तगू मेरी समझ में नहीं आ रही। मामा और पापा के अंदाज देख कर ठिठक गई। इसकी छठी हिस्स भी कुछ अनोखा पहुँचाने का पैगाम देकर इसे अलर्ट कर रही थी। अभी कुछ देर बाद तुम्हारा और मुर्तज़ा का निकाह है। क्या? अशफा चिल्ला उठी थी। आहिस्ता। मामा ने नरमी से इसका हाथ दबाया तो इनका हाथ झटक कर बेयकीनी के आलम में इन्हें देखती रही। आप ऐसा नहीं कर सकती मामा, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। अभी कुछ देर बाद मौलवी साहब तुम्हारी रजामंदी मालूम करने के लिए आने वाले, इसीलिए तुम्हें बताया। ख्वाम का शोर मत करो, होना वही है जो मैं और तुम्हारे पापा चाहेंगे। इन्होंने असली नरम लहजे में कहकर गुफ्तगू को समेटा तो अशफा हैरत, दुख, सदमे की वजह से गूंग सी रह गई। मामा मैं आपकी बेटी हूँ, कोई गाय भैंस नहीं कि जिस खोंटे से बांधा बांध गई। आप मेरी मर्ज़ी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। तुम हमारी इकलौती बेटी हो अशफा, हमारी उम्मीदों की तमन्नाओं का वाहिद मरकज़। ये ख्वाब, ये ख्वाहिश मेरी नहीं तुम्हारे बाप की भी है, और इस ख्वाब का ताल्लुक तुम्हारे ताया और दादी से भी है। क्या तुम हमारी मोहब्बत और चाहतों का सिला ये दोगी? क्या तुम भरी बरादरी के सामने अपने बाप के सर को झुका दोगी? क्या तुम इन सब के इन खदशात पर मोहर लगा दोगी? क्या तुम अपने अमल से ये साबित करके दिखाओगे कि यूरोप में पलने वाली सारी औलादें इसी तरह नाफरमान, ज़िद्दी और बदलिहाज होती हैं? क्या तुम मेरी तरबियत का मजाक बनाओगी? अगर ऐसा कुछ हुआ तो अल्लाह की कसम तुम अपनी माँ का चेहरा उम्र भर न देख सकोगी। इतनी जिल्लत के बाद मैं जीकर करूँगी भी क्या? लोग थूकेंगे मुझ पर कि ये तरबियत की है मैंने अपनी इकलौती औलाद की, मुझसे एक बच्ची की परवरिश भी ना हो सकी। अतिया की आंखें मुसलसल बह रही थी। इनकी आवाज़ रिंध चुकी थी। शायद मजीद बोलने की इनमें सकत नहीं रही थी। इसी पल दरवाज़ा खुला और पापा धीमे कदमों से चलते हुए अंदर आए। इनके पीछे ताया अब्बू और दादो और एक बुजुर्ग आदमी थे। अशफा को लगा कि फांसी का फंदा इसकी गर्दन के करीब कसा जा रहा है। इसे सूली चढ़ाने के लिए लोग आ चुके थे। इसके अंदर नफरतों का तूफान उठ रहा था। ये ड्रामा बहुत खुश उसलूबी से खेला गया था। इसे बेवकूफ़ बनाकर सभी हंसी खुशी इधर उधर घूम रहे थे। इसने बाप के चेहरे की तरफ देखना चाहा तो आंसू की धुंध ने हर मंजर धुंधला दिया। इसका जी चाह रहा था कि वो अभी उठे और चीख चीख कर सबको बताया कि इन लोगों ने इसके साथ धोखा किया, ये शादी सरासर फ्रॉड है। वो सोच भी नहीं सकती थी कि इसके सगे माँ बाप इसके साथ ऐसा करेंगे। पहले इसे इन लोगों की चाहत और झूठी मोहब्बतों का बहलावा देकर पाकिस्तान लाए, फिर ज़बरदस्ती अपने पेंडू अजड़ भतीजे के साथ अपनी इतनी लायक और काबिल बेटी का निकाह कर दिया। मामा की तरह पापा ने भी जज्बाती ब्लैकमेलिंग का सहारा लेकर इसकी ज़ुबान पर ज़बरदस्ती ताला लगाना चाहा। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि अशफा के तमाम सोचने समझने की सलाहियतें मफलूज होकर रह गई। हत्ता कि इसे तो अपने साथ होने वाले जुल्म के खिलाफ आंसू बहाना भी याद नहीं रहा। वो टुकर टुकर इनकी सूरतें देखती रही। एहतजाज और बगावत के मतलब से नशीन तमाम बातें इसका मुँह चढ़ाती रही। अगर मैं अमेरिका में होती तो तब भी ये लोग मेरे साथ ऐसा करते? इसने हैरत बेयकीनी से खुद से सवाल किया। अभी तो मुझे यहाँ 2 दिन भी नहीं हुए और मामा ने कितनी चालाकी से तमाम ड्रामा रचा लिया। अब कितनी खुश और मुतमिन लग रही हैं। दुनिया की सारी माँ क्या ऐसी होती हैं, जालिम और रूड? इसने अजियत से लब कुचले तो निचले होंठ से खून की बूंद दरपक पड़ी। क्या मैं अपनी सारी जिंदगी इसी पुराने तर्ज पर बने खंडर मकान में रोते तड़पते गुजार दूंगी? अशफा का दिल एक पल के लिए था गहराई में डूब गया तो वो बेसाख्ता नफी में सर हिलाने लगी। नहीं, कभी नहीं। एक खेल इन लोगों ने मेरे साथ खेला और एक खेल मैं इन लोगों के साथ खेलूंगी। इसने तनफ्फर से सर झटका। शतरंज की बसात तो इन लोगों ने बिछाई है, मोहरे भी अपनी मर्जी से रख लिए। अब गेम के इख्तिताम का इंतजार करें। हार जीत का फैसला तो अभी होना बाकी है। वो सुर्ख आंखें लिए बड़ी बेखौफी के आलम में सोच रही थी। मैं अब तमाम उम्र इन जाहिलों के साथ रहूं जो BA और MA की डिग्रियां लेकर आलम फाजिल बनकर बैठ गए।
अशफा ने गुस्से से अपने बाल नोचे। मम्मा मेरा मियार क्या इतना घटिया था जो आपने मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म किया। वो एक मिनट फिर माँ से मुतनफ़्फ़र होकर सोची थी। आप कैसी माँ थी कि बेटी की किसी ख्वाहिश का आपको पता नहीं चल सका। क्या मैंने ऐसी ज़िंदगी की तमन्ना की थी? पहली मरतबा एक सरकश आंसू आंख के किनारे से फिसल पड़ा। मैंने अपनी ज़िंदगी का इख्तियार आपको दिया था, मगर आपने इसे बड़े नाजायज़ अंदाज में इस्तेमाल कर डाला। क्या मैंने ऐसे आदमी से शादी करने का इरादा ज़ाहिर किया था जो दिन भर ज़मीनों पर ट्रैक्टर चलाए? मेरा आइडियल ये है क्या? एक अनथक मेहनत करने वाला किसान। इसका पूरा वजूद जहर जहर हो रहा था। मैं ऐसे आदमी के साथ ज़िंदगी गुजारूँ जो अच्छे मुस्तकबिल का लालच ली रोशनियों की दुनिया में जाने का ख्वाहिशमंद हो। इसके सामने मरीना की वीरान आंखें और बेरंग ज़िंदगी के मनाजर लहराए। इन लोगों के जो ख्वाब हैं वो तो मैं कभी भी पूरे नहीं होने दूंगी। अशफा ने एक नज़म से सोचा। अभी तो पापा ने मामा की बीमारी का ड्रावा देकर ज़बरदस्ती कर लिया, मगर आइंदा ज़िंदगी में मैं किसी को अपने ऊपर इख्तियार नहीं दूंगी। और वो दबू सा मुर्तज़ा, भला इसकी क्या ज़रूरत है? मैं इसके हाथ तोड़ दूंगी अगर इसने मुझे छुआ। इसे पाकिस्तान आए भी 42 घंटे नहीं हुए और इस तमाम अरसे में इसने सिर्फ एक मरतबा गांव की कच्ची पक्की सड़क पर पसीने से शराबूर मीर मुर्तज़ा को देखा था। और इस वक्त वो इसी मुर्तज़ा के मुतल्लिक अंदाज़े लगाए बड़े बड़े प्लान सोच रही थी, इस बात से बेखबर कि वो कोई लकी जैसा कमज़ोर और डरपोक बंदा नहीं और ना ही यासिर जैसा बुज़दिल है जो अशफा की गालियों के जवाब में भी मिन मिन करता रहे। वो लकी नहीं था जो सहारों की तलाश में न्यूयॉर्क की सड़कों पर मारा मारा फिरता था। वो यासिर भी नहीं था जो ग्रीन कार्ड के लालच में एक लड़की नहीं बल्कि कई लड़कियों के जज्बात और एहसास से खेलता रहा था। वो तो मोहम्मद मीर मुर्तज़ा हैदर था जिसके कदमों की दमक से ज़मीन दरस उठती थी। वो अपने बाबा मीर हयात हैदर का वली अहद और करीब करीब के तमाम गोठों के बसने वालों के दिलों पर राज करने वाला मीर मुर्तज़ा था। इस गाँव में ना कोई चौधरी था ना राया। सब इंसान बराबर थे, सब किसान मेहनती थे, सब ज़मींदार ज़रूरतमंद थे। मीर मुर्तज़ा में उसके मज़ार दीन मोहम्मद में कोई फ़र्क नहीं था। ये फ़र्क मीर ने इन भादों की सुहानी शाम को मिटा डाला जब इसके बाबा ने इसके सर पर अपनी दस्तार रखी थी और इसे इस दस्तार का भरम रखना था। इसने पुश्ता पश्त से कायम दायम बहुत ही पुरानी फरसुदा रस्मात को तोड़ डाला। इसने गांव में स्कूल की बुनियाद रखी। इसने नहरी पानी को इंसाफ के साथ ज़मींदारों और मज़ारों के मुख्तसर रकबों में दिनों के हिसाब से तकसीम करके इसे बेइंसाफ़ी को मिटाया। इसने छोटे ज़मींदारों को अपने बलबूते पर ट्यूबवेल लगवा दिए। ये वो मीर मुर्तज़ा था जब ज़मीनों के दौर पर कभी दूसरे गोट जाता तो लोग इसका इस्तकबाल इतना शानदार करते हुए गोया वो किसी रियासत का शहंशाह है। और माई मीरा तो कहती थी कि मीर वाकई हमारी रियासत का शहंशाह है। मीर जब भी गोट जाता माई मीरा की झुग्गी में चंद लम्हों के लिए ज़रूर ठहरता और फिर माई मीरा इसे अपना पसंदीदा गीत सुनाती। अगरचे वो बुढ़ी हो चुकी थी मगर इसकी आवाज़ में जवानी जैसी ताजगी और रस था। इतनी रसीली आवाज़ शायद ही किसी की हो। ए राजा हुसन दा सदा राज माने, कदी फेरा पावल गरीबा दे डेडे। माई खालिस इसके लिए मीठे पानी की ताज़ा मछली मंगवाती, इसे अपने हाथों से साफ़ करती और घी में तलने के बाद नमक लगाकर इसके सामने पेश करती। और इस वक्त मुकर्रम जान की आंखें हैरत से उबल पड़ती जब मुर्तज़ा बहुत शौक से मछली को उबले चावलों के साथ तनावल करता। क्या मुकर्रम जान जानता नहीं था कि मीर मुर्तज़ा को मछली की भूख इतनी नापसंद है। माई मीरा एक मरतबा फिर सराय की ज़ुबान में पंजाबी का अपना पसंदीदा गीत गुनगुनाती है। राजा हुसन दा सदा राज माने, कदी फेरा पावल गरीबा दे डेरे। वो सोचों में गुम अभी तक गुमसुम सी बैठी थी जब सायरा, समर और निम्रा भारी पैकेट उठाकर हंसती मुस्कुराती कमरे में दाखिल हुई। वडेरी माँ ताई माँ ने ऑर्डर दिया कि इनकी इकलौती हसीना जमील बहू ये शानदार नफीस लिबास फ़ाखरत ज़ेबतन फरमाए और इसके बाद मुल्क के नामवर ब्यूटिशियन समर आपकी नोक पलक संवारेंगी, क्योंकि नीचे रस्म के लिए मेहमानों की आमद शुरू हो चुकी है। सानिया ने मेकअप का सामान बेड पर फैलाया और निम्रा इसके कपड़े निकालने लगी। अशफा गायब दिमाग से इस तमाम सूट कार्रवाई को देख रही थी। पहले तुम चेंज करो, समर ने अशफा से कहा तो वो संभलते हुए चटक कर बोली, मैं ये कपड़े नहीं पहनूंगी। अरे अशफा डियर, हमारे यहाँ दुल्हन ने ऐसे कपड़े अपनी शादी के मौके पर ज़ेबतन करती हैं। सायरा न जाने क्या समझी थी, फ़ौरन ही समझाने वाले अंदाज में बोली तो इसके चेहरे पर नागवारी फैलती चली गई। मुझे तैयार नहीं होना, ना ही मैं ऐसे कपड़े पहनूंगी। तुम्हें यकीनन ये भारी लहंगा देखकर उलझन हो रही है, मगर फिक्र नहीं करो, रस्म के बाद उतार देना, लेकिन फिलहाल तो तुम्हें ये कपड़े पहनना पाओगे, क्योंकि दुल्हन लहंगा ना पहने तो वो दुल्हन नहीं लगती। निम्रा नरमी से मुस्कुराई तो अशफा इनके फजूल बक सुनकर झंझला गई। इसी पर लतिया कमरे में दाखिल हुई। इन्हें सूरत हाल समझने के लिए बस कुछ पल ही लगे। इन्होंने बच्चों को नरमी से मुख्तलिफ कामों के लिए चंद मिनटों के लिए बाहर भेजा और फिर अशफा की तरफ मतवजा हो गई। बस इतना हुआ था कि जब निम्रा सानिया लोग दोबारा कमरे में दाखिल हुई तो अशफा रोई रोई आंखें लिए लहंगा पहने बैठी थी और अतिया चाची कमरे में फैली चीज़ें समेट रही थी। इन्होंने निम्रा को इशारा किया, समर ने आगे बढ़कर अशफा का मेकअप करना शुरू कर दिया था। जब तक वो तैयार करती रही, अतिया इनके करीब बैठी हल्की फुल्की बातें करती रही। मेकअप के बाद अशफा के सर पर दुपट्टा सेट किया गया और इसके बाद आशिर कैमरा उठाए अंदर चला। एक और नाकाबिले बर्दाश्त काम, आमिर किसी माहिर फोटोग्राफर की तरह हदायत दे रहा था और आशिर तस्वीरें उतार रहा था। भाभी यूँ करें, ऐसी खड़ी हो, वैसे खड़ी हो। अशफा का लाल भब्बू का चेहरा देखकर अतिया ने आशिर को मना कर दिया कि इस वक्त के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर जब निम्रा सानिया से थाम कर नीचे लाई तो इतने लोगों के बीच में मरकज़ निगाह बनकर बैठना और भी दुश्वार हो गया। अम्मी ने इसे आते देखकर अपनी जगह से उठी। फुप्पो ने भी इसकी पैरवी की थी। ताइमा ने इसके सर से ढेरों पैसे लगाकर खैरात किए, मोहब्बत से पेशानी चूमकर ढेरों दुआएं दी। मेरी धीरानी तो रज रज के सोनी है।
वो बड़े फ़ख्र के आलम में सबको बता रही थी। लोगों की हसद और रश्क से भरी निगाहें अशफा का तवाफ़ कर रही थी। इसे इस बात का इल्म नहीं था कि किसी और की लचके की सुर्खीली लहू रंग निगाहें भी इसके इर्द-गिर्द चकरा रही हैं। अशफा इस बात से बेखबर थी कि किसी और का दिल इस पर लहू लहू हो रहा है, किसी और के दिल की सरजमीन उजड़ रही है, दिल के शहर में तलातम बरपा है, दिल खून के आंसू रो रहा, ख्वाब का महल गिर रहा है और उमंगें दम तोड़ चुकी हैं। अशफा अपने ही गम को सीने से लगाए अदमुई हुई जा रही थी। इसे किसी और की खबर भी क्या होती। इस पर तो जुल्म के पहाड़ टूट पड़े थे। वो एहतजाज करती भी तो क्या, ये जुल्म करने वाला कोई और नहीं बल्कि इसके अपने वालिदैन थे। अपने खुद साथ गम में निढाले से पता न चला कब महविश इसके बराबर आकर बैठ गई। वो चौंकी तो तब जब महविश की धीमी को राती आवाज़ इसके कानों में टकराई। किसी और की जागीर पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया तुमने, मुर्तज़ा को पक्के कागजों में अपने नाम कर लिया। तेरी सीधी सादी भोली माँ तो बड़ी चालबाज निकली। अशफा गायब दिमागी से इसे सुन रही थी। इसकी तवज्जो दूसरी तरफ मबजूल हो रही थी, जहाँ से शोर की और एक साथ औरतों और लड़कियों के बोलने की आवाज़ आ रही है। मुर्तज़ा लाला आ रहे हैं। निमरा के चहकने की आवाज़ आई। मुर्तज़ा का दिल तो मेरी जागीर था और मैं अपनी जागीर किसी और के हवाले नहीं करूँगी। वो चिंगारते हुए उठी और फिर तेजी से अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ गई। ना जाने और क्या क्या रस्में हुई। अशफा तो सुन सी बैठी रही, गोया पत्थर का मुजस्मा हो। स्टेज पर पापा और तायाब्बू के साथ मुर्तज़ा भी आया। फिर कुछ देर बाद इसे वहाँ से उठाया गया। पापा और तायाब्बू ने इसे ढेरों प्यार किया। ताई अम्मी और दादी नम आंखों से इसे दुआएं देती रही। बस समीना चाची और महविश कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मुरसलीन चाचू ने इसके सर पर हाथ फेर कर ढेरों रुपए थमाए। निमरा सानी जिस तरह थाम कर इसे बाहर लेकर आई थी, इसी तरह ताई अम्मी के कहने पर दोबारा थामे का रास्ता पे रास्ता कमरे में छोड़ गई। अशफा ने ज़िंदगी में आज से पहले कोई शादी अटेंड नहीं की थी। इसे नहीं पता कि शादी में क्या क्या रस्मात होती हैं और अपने ख़ानदान के रवाजों के मुतल्लिक तो बिल्कुल नहीं जानती थी। इसके पापा के कज़न की 2 शादीशुदा बेटियाँ हीरा और अफशा इसकी तन्हाई का एहसास करके कमरे में आ गई। मुझे लगता है कि अशफा थक गई है। अफशा ने ख्याल ज़ाहिर किया। अशफा को इन दोनों की मौजूदगी और बोलना सख्त बुरा लग रहा था, मगर फ़िलहाल वो इन्हें कुछ नहीं कह सकती थी। अशफा ने अपने ख़ानदान की भला कहाँ कोई शादी अटेंड की है, इसे क्या पता हमारे रवाज का। हीरा बड़ी शरारती नज़रों से उसके दिल में उतर जाने वाले रूप को देखकर बोली तो अफशा भी खिलखिला उठी। अशफा का हमारे कोफत के बुरा हाल था। अशफा अगर तुम चाहो तो कपड़े बदल लो। अशफा को खुद भी अजूबा बनकर बैठना सख्त बुरा लग रहा था, मगर इन दोनों की मौजूदगी की वजह से खामोश थी, वरना जी तो चाह रहा था कि अपने इस हसीन रूप को नोच खसोटते और इस कमरे की सजी सजाई चीज़ों को तहस नहस करते। ये कमरा यकीनन मुर्तज़ा का था। इसने पूरे घर भी देखा, ये कहाँ था कि इसे सबके कमरे के मुतल्लिक अंदाज़ा था। तुम यकीनन मुर्तज़ा का इंतज़ार करियो, मगर यार क्या है कि हमारी ख़ानदानी रस्म के मुताबिक मुर्तज़ा आज रात इधर नहीं आएगा, लिहाजा तुम इत्मीनान रखो। हीरा ने मुस्कुराते हुए इसकी मालूमात में इजाफा किया। चलो आज की रात तो जान बख्शी होगी, वरना शोहर को भुगतना कोई आसान है। अफशा ने राजदारी से कहा और फिर कहका लगाकर हंस पड़ी। अशफा को इसका हंसी ठठोल जहर लग रहा था। तुम शुक्र करो यार कि तुम्हारी सास बहुत अच्छी है, वरना शोहरों के साथ साथ खतरनाक सासों से भी निपटना बहुत मुश्किल है। तो और क्या, रात भर मियाँ को भुगतो, इनका जी बहला और दिन भर सुसलानियों के नखरे बर्दाश्त करो। अफशा ने एक और खनकता कहका लगाया। वैसे तुम खुश नसीब हो अशफा कि तुम्हें मुर्तज़ा जैसे शख्स का साथ मिला। इस जैसे तो कोई है ही नहीं। अगर मुझे अभी भी मुर्तज़ा की तरफ से शादी की ऑफ़र होती तो मैं 1 मिनट की भी देर न लगाती। हीरा इंतहाई दिलसोजी से बोली, अंदाज में भरपूर शरारत थी। वो दोनों बहनें बहुत जिंदा दिल थी, मगर अशफा को इनकी जिंदा दिली और खुशमिजाजी बहुत चुभ रही थी। ये खातून मुर्तज़ा से पूरे 9 साल बड़ी हैं। अफशा ने राजदारी से अशफा के करीब छुप कर कहा तो हीरा बिलबिला उठी। तुमने 1 साल ज़्यादा कर दिया, मैं सिर्फ 8 साल बड़ी हूँ मुर्तज़ा से। सिर्फ 8 साल? अफशा ने आंखें फैलाई। 8 साल का फ़र्क इतना ज़्यादा नहीं होता। हीरा ढटाई से बोली। इसी पल इसका 3 साला बेटा भागता हुआ है तो वो अपने बेटे को चूमने लगी। वैसे यार मुझे तो मुर्तज़ा बेचारे पर तरस आ रहा है। आखिर इसका हक है कि अपनी खूबसूरत बीवी का भी जी भर कर दीदार करे। अफशा ने तासुब से सर हिलाया तो हीरा ने भी भरपूर तायद की। मेरा ख्याल है कि इस वक्त एक मुलाकात का होना बहुत ज़रूरी है। हीरा पुरसोच अंदाज में बोली। तुम अपना ख्याल अपने पास रखो, अगर मुलाकात तवील होगी तो फिर हमारी तुम्हारी पेशी लग सकती है। अफशा ने मुस्कुराते हुए हीरा के ख्याल को रद्द किया तो वो भी तायद में सर हिलाने लगी। इस नुक्ते पर तो मैंने गौर ही नहीं किया। तुम किसी भी नुक्ते पर गौर नहीं करी। देख नहीं रही हो कि दुल्हनिया कुछ बेजार सी हो रही है, लिहाजा अपने इस लाडले को उठाओ जो कि आंखें फाड़ फाड़ के अपनी मानी को देख रहा है, बल्कि घूर रहा है। इसकी आंखों में नींद भी भरी है। अफशा ने भांजों को एक प्यार भरी चप्पत लगाकर हीरा से कहा तो इसे विश्वा की थकावट का एकदम एहसास हुआ, लिहाजा वो दोनों इसे आराम करने का मशवरा देकर चली गई तो अशफा ने एक तवील पुरसुकून सांस खारिज की। इन दोनों की इस तवील गुफ्तगू में जो बात अशफा को पसंद आई बल्कि इसके दिल को लगी वो मुर्तज़ा के ना आने की खुशखबरी थी। इसके कंधों पर से मनो बोझ उतर गया। वो चंद घंटों के लिए हल्की फुल्की सी होगी, थैंक गॉड। इसने कपड़े बदलने का तरद्दुद नहीं किया। इस कदर थकन हो रही थी कि बस ज्वेलरी को उतारने की हिम्मत कर सकी, मगर जूं ही बिस्तर पर लेटी तो एक नामालूम सी बेचैनी ने घेर लिया। मैं और मुर्तज़ा, उफ, मैंने तो कभी ऐसा नहीं सोचा। नहीं, तुम कभी मुझे नहीं पा सकोगे मुर्तज़ा। तुम मेरा आइडियल नहीं। मेरी और तुम्हारी सोचें मुख्तलिफ हैं, मेरे और तुम्हारे रास्ते मुख्तलिफ हैं।
मंजिलें मुख्तलिफ है, मगर फिर इन बुज़ुर्गों ने ऐसा क्यों कर किया? पापा मैं आपसे नाराज़ हूँ, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। और ये मुर्तज़ा आज नहीं तो कल ज़रूर इस कमरे में आएगा, वो मुझे छूने की कोशिश करेगा, हक जताएगा, और मैं इसे वाज़ेह लफ्ज़ों में बता दूँगी कि मैं कोई मामूली लड़की नहीं हूँ। और ये कि मैं इसे कतई पसंद नहीं करती, बल्कि इस रिश्ते के बाद तो मुझे इससे शदीद नफ़रत हो गई है। वो इसी काबिल है कि इसकी शादी इसी ख़ानदान की किसी लड़की के साथ होती। मैं इसे बता दूँगी कि मामा ने मुझे अपने आंसुओं की बीमारी की ब्लैकमेलिंग से इसे शादी करने पर मजबूर कर दिया था। और ये कि वो अब मेरी मजबूरी का मज़ीद फ़ायदा उठाने की कोशिश ना करे। मैं इसे इतना ज़लील और शर्मिंदा करूँगी कि वो अपने मेरे साथ निगाह उठाकर बात नहीं कर सकेगा। इस पेंडू जाहिल को भला बात करने का सलीका कहाँ होगा? ज़रा यूनिवर्सिटी से एमए करके इसने बड़ा तीर मार लिया, घटिया इंसान। इसने तो सोचा भी नहीं होगा कि इसे मुझ जैसी लड़की खुशकिस्मती से मिल जाएगी। और भी न जाने कौन कौन सी मनफी सोचों ने इसके जहन को आलूदा कर रखा था। न जाने कब सोचते सोचते इसकी आंख लग गई। इसका जहन इसी वक्त बेदार हुआ जब हल्के से खटके की आवाज़ आई। एकदम ठिठक कर उठ बैठी थी। मुंदी मुंदी आंखों को बमुश्किल खोलकर इसने अपने सामने देखा तो हैरत से एक झटका सा लगा। सोफे पर टांग रखे सफ़ेद लिबास और सफ़ेद ही पगड़ी नुमा साफे को सर और गर्दन से सिंधी अंदाज में लपेटे वो पूरी आंखें खोले मुस्कुरा था। नहीं, वो मुस्कुरा नहीं रहा था। अशफा को गलत फहमी सी हुई। इसने एक मरतबा फिर कदर झिझकते हुए देखा। वो यकटक किसी को देख रहा था, मगर इसकी आंखें न जाने ये कैसी आंखें थी। इतनी अजीब और सहरज़दा कर देने वाली आंखें नहीं, बल्कि खौफज़दा कर देने वाली आंखें। बेहद रोशन, चमकीली और गहरी सी मकनातीसी कशिश लिए लम्हा ब लम्हा मुस्कुराती आंखें। ये वो मुर्तज़ा हैदर नहीं था जिसे इसने परसों कड़कती दोपहर में डेड़े की कच्ची पक्की सड़क पर देखा। ये तो कोई और ही मुर्तज़ा हैदर था। आंखों में गरूर की चमक लिए तफाखर से बैठा इसके पल पल बदलते चेहरे को बगौर देख रहा था, इन्हीं गहरी लम्हा ब लम्हा मुस्कुराती आंखों से। इसने इन आंखों के बारे में कहीं पढ़ा था। वह एक अंग्रेज़ गैर शोहरत याफ्ता गरीब सा मुसन्निफ था, जिसका खुशकिस्मती से एक नावल किताबी शक्ल में आ गया था। इस नावल के अनवान का सफ़ा भी फट चुका था। ये नावल इसे आंटी डेजी के स्टोर में बड़ी खस्ता हालत में मिला था। इस नावल में रोम के किसी शहजादे का जिक्र था। नावल में शहजादे की हुस्न की बहुत तारीफ की गई थी, खुसूसन इसकी आंखों की। इन आंखों में भी दुनिया को सिकंदर आजम की तरफ फतह कर लेने की चमक थी। मगर वो रोम का शहजादा मोहब्बत में काम हो गया और इस नाकामी ने इसके दिल को दीमक की तरह चाट लिया। अगरचे अब वो इसकी तरफ नहीं देख रहा था। मुझे इससे खौफ महसूस हो रहा है क्या? इसने खुद से सवाल किया, फिर बेसाख्ता नफ़ी में सर हिलाया। हरगिज़ नहीं, अशफा ने यकीन से सोचा। तो यकीनन ये इसकी शख्सियत का रोब है। एक और सवालिया निशान जहन में रोशन हुआ तो वो चुप सी रह गई। मुझे सरतापात देख कर अगर तसल्ली कर लिए तो कुछ कहूँ। अंदाज इजाज़त लेने वाला नहीं था, ना ही तंज भरा था, बल्कि मगर अशफा को यूँ लगा कि वो ऐसे बहुत कुछ चिता गया। तुम मेरे इस कमरे में आने की तवक्का नहीं कर रही थी। यकीनन इसका अंदाज नाकाबिल फ़हम था, मगर अफसोस मैंने हमेशा दूसरों की तवक्कात के खिलाफ काम किया है। इसने दूसरों कहकर एक मरतबा फिर इसे जिताया। तुम्हारे नज़दीक की शादी बहुत आनन फानन हुई है, मगर यहाँ सब लोग पिछले 3-4 महीनों से तैयारियां कर रहे थे। अशफा के साथ ढीले पड़ रहे थे। वो यूँ बोल रहा था गोया रूटीन की बातें हों। शायद इसीलिए अशफा के भी जहन ने काम करना शुरू कर दिया और इसे अपने साथ होने वाले तमाम मज़ालिम एक मरतबा फिर याद आ गए। साथ ही तनफ़्फ़ुर की एक तेज़ लहर मन में उठी। मेरे नज़दीक इस रिश्ते की सिरे से कोई अहमियत नहीं है, और ना ही मैं इस शादी को तस्लीम किया है। तुम्हारे मानने या ना मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुमने निकाहनामे पर दस्तखत कर दी, यही बहुत है। मसला तो तब बनता जब तुम इनकार करती हो, फिर मुझे गन पॉइंट पर तुमसे साइन करवाने पड़ते। अपनी इज्जत और अना का सौदा मैं किसी हाल में भी नहीं करता। इसका लबो लहजा काफ़ी सख्त और आवाज़ थीमी। मैं इनकार भी कर सकती थी। अशफा एकदम फनकारी। फिर किया क्यों नहीं? वही सख्त लहजा और धीमी आवाज़। ममा और पापा की वजह से। मगर तुम मुझे बुज़दिल या डरपोक मत समझना। मैं सिर्फ़ और सिर्फ मजबूर हो गई थी। बुज़दिल, डरपोक? मुर्तज़ा अभी तक सामने लगी पेंटिंग कोई बगौर देख रहा था। इसकी बात सुनकर मसनूई हैरानी से दोहराने लगा। अच्छा, तो तुम बहुत बहादुर हो। मुझे तुमसे, तुम्हारे इस घर से शदीद नफरत है। मेरा बस चले तो मैं तुम्हें शूट कर दूँ। अशफा एक मरतबा फिर चिल्लाई। वो इसी तरह चिल्ला कर मुर्तज़ा पर जाहिर कर देना चाहती थी कि वो इसे कतई पसंद नहीं करती, और ये कि वो अपनी हदूद में रहे। इस नफरत की कोई ख़ास वजह? वो गोया इसकी हर बात का मजाक उड़ा रहा था। अंदाज भी काफ़ी पुरसोच था। अशफा आग बगोला होगी। तुम मेरा आइडियल नहीं हो। तुम्हारा आइडियल क्या है वो मैं तुम्हें क्यों बताऊं? इसके भरपूर तनफ़्फ़ुर से गुस्सीले लहजे में कहा तो मुर्तज़ा ने निगाहों का ज़ाविया बदला। इतना ऊंचा मत बोलो कि मुझे भी जवाबन आवाज़ बुलंद करनी पड़े। बोलूँगी, ज़रूर बोलूँगी, कि तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? इतनी गैरत होती तो इतना सब कुछ सुनने के बाद इस कमरे से उठकर चले जाते, मगर तुम जैसे बस। वो इस कदर बुलंद आवाज़ में बोला कि अशफा का दिल लरज़ कर रह गया। वो अपनी जगह से उठा तो अशफा ने खुद को दाद देनी चाहिए। मुझे ऐसा पहले बोल देना चाहिए था। अशफा ने मसरत भरे अंदाज में सोचा। मुर्तज़ा तेज़ नज़रों से इसे देख रहा था। वो जानबूझकर लापरवाह बन गई। वो बाहर नहीं गया, बल्कि कमरे में 2-3 कदम चलकर रुका। शायद अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन ये अशफा की खाम ख्याली थी। वो कुछ सोच रहा था। फिर इसने जेब में से मोबाइल निकाल कर किसी मुकर्रम जान से बात की। मोबाइल ऑफ करके इसने सोफे पर फेंक कर बोला, औरत पर हाथ उठाना मर्दानगी नहीं, बल्कि मर्दानगी की तौहीन है। वो आहिस्ता आहिस्ता चलकर इसके करीब आया। इसकी निगाहें इसके सराबे पर थी। अशफा ने पलकें उठाकर देखा, फिर देखती रह गई। वही साख्त कर देने वाली सी आंखें। न जाने इसकी आंखें इतने रंग क्यों बदलती थी। जो मर्द औरत पर हाथ उठाते हैं वो मेरी डिक्शनरी में बुज़दिल मर्द होते हैं। इस कमज़ोर मखलूक जो आपके रहमो करम पर है और सिर्फ ज़ुबान ही चला सकती है, इस पर हाथ उठाना कहाँ की बहादुरी है। अब वो इसके करीब बैठ चुका था। अशफा दम्बा खुद सी रह गई। मैं तुम्हें सिर्फ ज़ुबान से समझाना चाहता हूँ, और तुम भी अच्छी बीवियों की तरह सिर्फ ज़ुबान की बात समझना।
मुर्तज़ा ने बहुत सहूलत से इसका सादा बगैर मेहंदी लगा दूधिया गदास हाथ पकड़कर बगौर देखा और बोला, जो कुछ अभी तुम कह चुकी हो इसे मैं आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा करते हुए माफ़ करता हूँ। आइंदा कभी तुम्हारी ज़ुबान पर ये अल्फाज ना हो। वही धीमी आवाज़ और रोबदार लहजा। मेरा हाथ छोड़ो, वो इंतहाई बदतमीज़ी से बोली। आइंदा तुम कभी इस अंदाज में बात भी नहीं करोगी। इसने दाएं हाथ से इसका चेहरा थामा और बाएं बाजू इसकी कमर के गिर्द हमाइल करके गोया से अपने शिकंजे में जकड़ लिया। अशफा का दिल खौफ से कांप उठा। मैं अपनी बातें बार बार दोहराने का आदी नहीं हूँ। अशफा ने इसकी गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस की। वो पीछे हटना चाह रही थी मगर सिर्फ फड़फड़ा कर रह गई। देखो, मुझे छूना नहीं, हाथ नहीं लगाना, मुझे प्लीज़ छोड़ो। बेरबत से चंद जुमले इसके सुर्ख लबों से आज़ाद हुए तो एक मजबूत हाथ ने इसके लबों को एक दूसरे में पवस्त कर दिया। खौफ और इसके हाथ की सख्ती की वजह से इसकी आंखों में आंसू आ गए और तमाम दावे भी धरे के धरे रह गए। डियर अशफा, मैं इन मर्दों में से नहीं हूँ जो अहमकों की तरह अपने हक से ज़बरदस्ती निगाह चुरा लेते हैं। महज तुम जैसी सरकश औरतों की वजह से तुम मुझे बहुत मुख्तलिफ पाओगी। मैं दूसरों के हकूक़ की जंग लड़ने के लिए हम वक्त तैयार रहता हूँ तो अपने इस जायज़ और हसीन हक से कैसे दरबदर हो जाऊँ। तुम खूबसूरत हो और तुम्हारा शौहर होने के नाते मैं तुम्हें ज़रूर सराहूँगा। अशफा के खूबसूरत नकोश की नरमाहटों को महसूस करते हुए गंभीर लहजे में बोला तो अशफा दबी दबी आवाज़ में चीखी, तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। मैंने कहा ना कि अपने लबो लहजे पर कंट्रोल करो वरना नताइज की जिम्मेदार तुम खुद होगी। मुर्तज़ा ने इसके खूबसूरत बालों को झटका दिया तो वो दर्द से बिलबिला उठी। वहशी बेहुदा जंगली इंसान, कुछ और भी कह दो। वो उसकी शिद्दतों से घबराकर एकदम ही घुटी घुटी आवाज़ में रोने लगी। सुबह वो कमरे में तनहा थी और मुर्तज़ा ना जाने कहाँ था। इसकी तमाम ज्वेलरी सामने रखे टेबल पर पड़ी थी। वो उठी तो एकदम ही गर्दन से टीस सी उठी। दोनों कलाई में मौजूद चूड़ियाँ गायब थी और कलाइयों में भी चुभन हो रही थी। वो वॉशरूम से बाहर आई तो एक मरतबा फिर रात के मनाज़िर आंखों के सामने लहराए। इसने बेड पर बैठकर एक दफ़ा फिर धुआंधार रोना शुरू कर दिया। इसने मुझे हाथ लगाया तो मैं इसके हाथ तोड़ दूंगी। अपने कहे अल्फाज इसका मुँह चिढ़ा रहे थे, तमस कर उड़ा रहे थे। बहुत बुरे मुर्तज़ा, तुम बहुत घटिया और कमीने। इसने गुस्से के आलम में अपने बाल नोच डाले। इसी पल दरवाजे पर दस्तक हुई और मामा की आवाज़ भी सुनाई दी। इसका दिल चाहा कि मामा के साथ खूब लड़े, झगड़े, मगर न जाने कि उन्हें सामने पाकर इसके लबों पर कुफर लग गए। निम्रा और सानिया इसके लिए नाश्ता ले आई। ताई अम्मी और दादी इसके वारी सदके जा रही थी। इसे इन सबकी मोहब्बत, धोखा और दिखावा महसूस हो रही थी। अगर ये मेरे अपने होते तो मेरी ख्वाहिशात का एहतराम करते। वो अपनी सोचों में उलझी थी जब समीना चाची कमरे में दाखिल हुई। ताई अम्मी और समीना चाची सगी बहनें भी थी, इसलिए बस ताई अम्मी को भाभी की बजाय आपा कहती थी। चाची ने जब ताई अम्मी की तवज्जो अशफा के रूखे अर्जुदा अंदाज की तरफ मबसूल करवाई तो अशफा भी एकदम ठिठक गई। क्या ये लोग मेरे चेहरे पर लिखी तहरीर को पढ़ रहे हैं? इसे एकदम सुबकी का एहसास हुआ। तभी ताई तन्हाई पाते चाची तन्हाई पाते इसके करीब आ बैठी। ज़बरदस्ती के रिश्ते भी कभी पायदार होते हैं। भाईजान और हारून भाई को तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी। मुझे तो हैरत अतिया भाभी के रवैये पर है। ओ यार, कितना दफ़ा हो गया। इन्हें तो कम अज़ कम माँ होने के नाते तुम्हारा साथ देना चाहिए था, मगर वो तो खुद ही इन्होंने मानी खेदी से कहते हुए बात अधूरी छोड़ दी। इसकी सोचों को एक नया रुख देकर वो खुद तो उठ गई, जबकि अशफा थक हार कर तकिए में सर दे के बेसुध हो गई। मामा, आप मुझे छोड़कर चली जाएंगी? अशफा, क्या बचपना है ये। सब लड़कियों की शादियाँ होती हैं और इन्हें माँ बाप का घर छोड़कर जाना पड़ता है। तुम्हारी ये खुशकिस्मती है कि तुम अपने असल घर में अपनों के दरमियान रहोगी। और फिर मुझे मुर्तज़ा की तरफ से काफ़ी इत्मीनान है, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। जाना तो ज़रूरी है ना? बड़ा ख्याल रखता है वो, तो मुझे पता है कि वो मामा को समझाने पे कुछ कहते कहते रुक गई। मामा, आप मुझे इन जंगली लोगों में छोड़कर जा रही हैं। अशफा, कितनी मरतबा समझाया कि सोच समझ कर बोला करो। अतिया ने खफकी से घूरा फिर नरमी से बोली, देखो बेटा, अब तुम शादीशुदा हो चुकी हो, अपने शौहर और अपने इस घर में दिल लगाओ। अब तुम्हें यहीं रहना है। मेरी दुआ है कि अल्लाह मेरी बेटी को शाद आबाद करे और जल्द ही तुम्हारी गोद भर जाए। अगली दफ़ा जब मैं आऊँ तो अपनी बेटी को इतना मसरूफ़ करवाऊँ कि मेरे लबों पर शिकायत रहे कि अशफा हमें वक्त नहीं दे रही। इन्होंने इसकी पेशानी को चूमकर गले से लगाए। अपनी मामा और पापा के मतलब जो बदगुमानियाँ इन्हें ख़त्म कर दो बेटा, सिर्फ यही सोचकर कि माँ बाप औलाद का सिर्फ भला ही चाहते हैं। अशफा को अगर पता होता कि इसकी माँ का आखिरी प्यार है तो इसके लिए वो कभी मामा को जाने ही ना देती। पापा को रोक लेती, मगर इंसान अपने रब के फैसलों के सामने बेबस है। एकदम इतना बड़ा सदमा, इतना बड़ा गम। ओए हो यार, बहुत बुरा हो गया अशफा के नाम। वालदैन की दायमी जुदाई वो बिल्कुल ही टूट फूट चुकी थी। इसे अब महसूस हो रहा था कि वालदैन का साया कितना ज़रूरी होता है। इस्लामाबाद जाते हुए इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। सिर्फ चंद घंटों में ज़िंदगी का ताल्लुक टूट गया। वो इनके बेजान जिस्मों से लिपट लिपट कर किस कदर हुई। इसने ये सोचा ही नहीं कि इसके माँ बाप को इसकी शादी करने की क्यों जल्दी थी। वो इसे मजबूत साहिबान देकर खुद मुतमईन हो गए थे। वो अपनी बेटी के मुस्तकबिल को महफूज कर गए थे। इन्हें बहुत जल्दी थी अपने आखिरी सफ़र पर जाने की। इन्हें बहुत जल्दी थी कि अशफा अपने घर बार की हो जाए। ज़माने के बेरहम थपेड़े इनके नाजुक सी बेटी को तोड़ फोड़ ना दे। मुर्तज़ा, निम्रा, सानिया, सबकी दिलजोई भी इसके लिए अजीम सदमे को ख़त्म नहीं कर सकी। दादी अपने बेटे की मैयत को देखकर बिल्कुल ही निढाल हो गई थी। ताई अब्बू के कंधे झुक गए थे। वो सब गमज़दा थे, मगर अशफा को अपना गम सबसे भारी लगता। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ सभी अपनी अपनी ज़िंदगी में मगन हो गए। एक वही थी जिसे किसी पल सुकून मैसर नहीं था। आशिर यूनिवर्सिटी से फारिग होकर एक मल्टी नेशनल कंपनी में जॉब करने लगा। आमिर अभी तक ज़ेर तालीम था और पढ़ाई के सिलसिले में शहर में मुकीम था। कभी कभी
कभी कभार छुट्टियों में ये दोनों भाई घर आते तो खूब ही रौनक हो जाती। दादी अशफा को भी कमरे से बाहर ले आती। इनके जाने के बाद भी हर तरफ सकून सतारी हो जाता। मैविश और उर्वा कभी अपने पोर्शन से बाहर नहीं निकलती। समन और सायरा और निमरा सानिया हमेशा हम वक्त इसकी दिलजोई के लिए तैयार रहती। घर में अगर ये लड़कियां ना होती तो बिल्कुल इस घर में उल्लू बोलते। मुर्तज़ा अक्सर डेरे पर ही रहता। कभी कभार जब ज़रूरत महसूस होती तो घर आता। वो इसकी रूटीन थी और वो इसे बदलना बहुत मुश्किल था। ताई अम्मी और दादी के बहुत मत पर कहने पर भी इसने अपनी रूटीन नहीं बदली। वही बेरंग से शब व रोज़ थे और वही अशफा की सबसे अव्वल रोज़ की तरफ बेजारी। मुर्तज़ा की खुशमिजाजी इसी तरह कायम दायम थी और अशफा की बेजारी तरूज पर। बस इतना फ़र्क था कि अब मुर्तज़ा के सामने तर नहीं बोलती थी। अव्वल रोज़ का जो एक रोबो दबदबा सा था इसके दिल पर तारी हो गया था, अभी तक कायम था। हफ्ते के रोज़ मुर्तज़ा के घर में मौजूदगी सबके लिए बाइस हैरत थी। इस रोज़ अजीब बात यह हुई कि मैविश भी अपने पोर्शन से तशरीफ़ ले आई। अशफा की त्वचा भी निमरा ने इस तरफ दिलवाई। आज लाला दिन के वक्त घर में है तो ये मोहतरमा भी अपने बिल से बाहर निकल आई हैं। सानी और सायरा किचन में मसरूफ़ थी। बहुत ही मज़ेदार पकवानों की खुशबू अशफा को भी किचन में खींच लाई। ये किसके लिए इतना खास एहतमाम हो रहा है? अशफा ने लापरवाही से गर्मा गर्म कबाब उठाते हुए पूछा तो निमरा फ़ौरन बोली, हाय एडी ठंडे तो विजय मेरा भी दिल कर रहा है। निमरा नहीं बोली है, मैं कह रही है रीच सलीम बकलम खुद तो मेरा भी दिल कर रहा गर्म गर्म कबाब खाने को, क्योंकि ठंड बहुत है, बाहर धुंध भी बड़ी है। अच्छा, आज आपके शोहर नामदार हमारे साथ खाना खाने का इरादा जाहिर कर चुके। इसी सिलसिले में तैयारियां अरूज पर हैं। भाबो लाला तुम्हें बुला रहे हैं। समन ने किचन में झांक कर अशफा से कहा और कबाब उठाकर भाग गई। सानिया अरे अरे करती रहेगी। अशफा का हलक कड़वा सा हो गया। वो अधखाया कबाब प्लेट में रखकर बेदिली से ऊपर आ गई। आपने बुलाया? अंदाज लठ मारने वाला था। मुर्तज़ा जवाब देने के बजाय मुसलसल इसे देख रहा था। अशफा इसके मुसलसल देखने पर झंझला सी गई। कोई काम था मुझसे? ज़रूरी तो नहीं कि बीवी को काम के सिलसिले में बुलाया जाए। आप तो हमेशा काम के सिलसिले में आवाज़ देते हैं, या फिर मतलब? अशफा ने एकदम ही जुबान दांतों तले दबाकर बात अधूरी छोड़ दी। मुकाबिल की आंखें इस पल कैसी जगमग कर रही थी। अशफा ने आज तक इसे मुस्कुराते नहीं देखा था, क्योंकि ये काम इसकी आंखें बखूबी सर अंजाम दे देती थी। यानी कि तुम कहना चाहती कि मैं बहुत मतलबी हूँ? वो लफ्ज़ों को पकड़ने के फन से आशना था। अशफा तो कहकर पछताई, मैं जाऊँ? मैंने तुम्हें जाने की इजाज़त अभी नहीं दी। यहाँ बैठो। अशफा ने मरे मरे कदम उठा दी, बेड के किनारे पर टिकी। अगर तुम्हें 3-4 दिन चीज़ों में इख्तियार दिया जाए तो तुम किस चीज़ का इंतखाब करोगी? दौलत, रिश्ते, आज़ादी या फिर मोहब्बत? ये कैसा सवाल है भूलजी? ये बहुत अहम सवाल है। मैं आज़ादी का इंतखाब करूँगी। अशफा ने झट से कहा। वजह? क्योंकि दौलत तो मेरे पास पहले से मौजूद है। और वो सोचने लगी तो मुर्तज़ा आहिस्ती से बोला, और रिश्ते और मोहब्बत की तुम्हें ज़रूरत नहीं, लिहाजा आज़ादी तुम्हारा इंतखाब होगी, और वो भी मुझसे। आप अक्लमंद है। इसने काफ़ी खुले दिल से सराहा तो मुर्तज़ा ने कहा, तुम बेअक्ल, अहमक और बेवकूफ़ हो। अशफा का मुंह बन गया और गुस्सा भी शीद आया, मगर पी गई। ज़्यादा बोलने का खमियाजा वो भुगत चुकी थी। छोड़ो इन बातों को, मेरा सर दबाओ। जब भी पास बैठती हो सर में दर्द होने लगता है। अशफा इस नए हुक्म पर जीभ भर कर तिल मिलाई। गला ना दबा दूँ? इसने तनफ्फर से सोचा। ज़ोर से दबाओ। मुर्तज़ा ने इसके हाथ को सख्ती से मुड़वाते हुए चिल्ला उठी, छोड़े मेरा हाथ, और अगर ना छोड़ूं तो? इसने एक मरतबा फिर अशफा का नाजुक को मुलायम हाथ दबाया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। आप बहुत बुरे हैं। वो ज़ोर ज़ोर से सर दबाते हुए बोली। अच्छा, बहुत जालिम भी हैं। ये नई इत्तला है। बहुत बददिमाग और गुस्सीले हैं। मेरी खूबियों के मुतालिक तुम्हारे पास किस कदर जामे मालूमात हैं? मुर्तज़ा ने इसे सराहा। मेरा बस चले ना तो तुम मेरा सर दबाने की बजाय गला दबा दो। मुर्तज़ा ने अपने माथे पर रखे इसके हाथ पर अपना हाथ रखा और फिर गिरफ्त में लेकर एक नरम सा बूसा दिया। वो झंझलाते हुए पीछे हटी। अपनी हद में रहें। मेरी हदूद का तयन कर दो, बड़ी दिलरुबाई से कहा गया। आप खामोशी से सर दबाएं, मेरे साथ फ्री होने की कोशिश ना करें। वो एक नाकाबिल बर्दाश्त काम जाने कैसे दिल पर पत्थर रख कर करी थी। मुर्तज़ा का सुकून काफ़ी इत्मीनान हुआ। वो इसे चिढ़ाकर दिली सुकून महसूस करता था। तो क्या पड़ोसियों की ख़वातीन से फ्री होने की कोशिश करूँ? इसका मूड बदल रहा था। अशफा को खतरे की घंटी महसूस हुई। मैं जाऊँ? यहाँ लेटो। मुर्तज़ा ने अपने बराबर जगह बना के इसे ज़बरदस्ती झटका देकर लेटाया तो वो चिल्ला उठी, आप बहुत बेईमान है। कभी तारीफ़ भी कर दिया करो। वो इसकी दस्तरस में कैदी परिंदे की तरह फड़फड़ा रही थी। मुर्तज़ा आप? अशफा ने गुस्से से अपना सर इसके कंधे पर दे मारा। फिर 2-3 मरतबा इसने यही अमल दोहराया। इसने करवट के बल थोड़ा सा सर उठाकर अशफा के गुस्सीले चेहरे को देखा और मुस्कुरा दिया। अशफा हैरान से मुस्कुराता देखती रही और फिर इसकी पेशकदमी पर दांत पीस कर रह गई। जी तो गाइस, जैसा मैंने आपको कहा था कि एक ही कोशिश करेंगे, लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा काम आ गया है तो मुझे जाना पड़ेगा, इसलिए ये कल इंशाल्लाह इस नावल का एंड करेंगे, क्योंकि अभी आधा पड़ा गया तो अभी घंटा और लगेगा, तो मैंने घंटे की छुट्टी और नहीं मिलनी। मैं पहले 1 घंटे की छुट्टी लेके आई थी, मेरे साथ पूरा हो जाएगा, लेकिन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि ये लॉन्ग है। तो ठीक है, इंशाल्लाह इन आप कल मकावांगे। तब तक के लिए अपना मुझे इजाज़त है। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।